हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो यूजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति पर आधारित है। यह एक सीरीज़ है जो कि आपके फाउंडेशन कोर्स के सभी टॉपिक को कवर करेगी। इस वीडियो में मैं आपको अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि नई शिक्षा पद्धति के आधार पर आपका मूल्यांकन होना है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश का एक ही दिन पेपर होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। 50-50 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सिलेबस के आधार पर आएंगे। तो चलिए, बाकी की जानकारी वीडियो के साथ साथ देता रहूँगा मैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मातृभूमि। यह कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की है। ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का काल 1886 से 1964 तक का रहा है। ये राष्ट्र कवि कहलाते हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव में हुआ था। चिरगांव उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट है। इनका देहावसान 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। गुप्त जी के बारे में देखिए, कवि के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि जो रचनाकार होता है, जो कवि होता है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी रचना पर अवश्य पड़ता है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। इन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अधिकार स्थापित कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 2 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज भाषा में इन्होंने कनकलता नाम से कविता की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये देखिए, राष्ट्र कवि होने के नाते इनका जो संपूर्ण रचना काल रहा है, उसके समानांतर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो काल था इनका, उसके समानांतर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कवि और साहित्यकार भारत के युवाओं को प्रेरित कर रहे थे अपने देश के लिए, देश पर मर मिटने के लिए। गुप्त जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है साकेत, जो 1937 में प्रकाशित हुई। उसके बाद खंड काव्य यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, काबा और करबला, किसान, भारत, हुंकार, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला आदि जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत भारती रचना को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था 1911-12 के दौरान। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पाठ्यक्रम में फाउंडेशन के अंतर्गत पहली इकाई का पहला बिंदु है, मातृभूमि कविता, उसका यह केंद्रीय भाव है। मातृभूमि कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक देशभक्ति पूर्ण कविता है। इस कविता में गुप्त जी ने अपनी मातृभूमि भारत के सौंदर्य और प्रभाव का अत्यंत अद्भुत और आकर्षक चित्रण किया है। इस चित्रण के माध्यम से गुप्त जी ने भारत की अनन्य विशेषताओं को बतलाने का प्रयास किया है। इसके द्वारा कवि ने प्रत्येक देशवासी को अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति भावना बनाए रखने की शिक्षा दी है।
इसके महत्व को अनुभव कर गौरवान्वित होने का उत्साह बढ़ाया है। इसकी रक्षा और समृद्धि के लिए आत्म बलिदान करने की प्रेरणा भी दी है। मातृभूमि कविता का सारांश मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसकी व्याख्या जो है, इसमें लगभग 13 से 14 छंद हैं। उनकी व्याख्या लंबी है और वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं इसको सार रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ये उन्हीं व्याख्याओं पर आधारित कविता का सार है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता मातृभूमि में भारत की सुंदरता और शोभा का वर्णन किया है। कवि मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि आपका हरा आवरण और उस पर नीले रंग का आकाशीय परिधान बहुत ही सुंदर लग रहा है। सूर्य और चंद्रमा मुकुट के समान तथा शेषनाग का फन सिंहासन के जैसा प्रतीत हो रहा है। सागर और नदियां अथाह जल प्रेम प्रवाह को व्यक्त कर रहा है। सागर यानी समुद्र, जैसा कि आप देखते हैं भारत के नक्शे में, भारत के दक्षिण में नीचे की ओर हिंद महासागर है, तो चरणों की ओर हिंद महासागर है। तो गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सागर मातृभूमि का अभिषेक कर रहा है। मातृभूमि के इस अद्वितीय रूप को देखकर मैं नतमस्तक हो रहा हूं। तू सत्य, प्रेम और समानता की प्रतिमूर्ति है। कवि कहता है कि जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, इसके सामने हमने घुटनों के बल चलकर खड़े रहना सीखा। जिसकी धूल में भी हमारा व्यक्तित्व सफल हुआ, जिसकी ममतामयी स्नेहपूर्ण गोद में हमें मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ, उसकी एक झलक देखने में हम कैसे मग्न ना हो। गुप्त जी प्रश्न करते हुए आगे कहते हैं कि ऐसी मातृभूमि पर हम गर्व क्यों ना करें, हम घमंड क्यों ना करें कि हमने यहाँ जन्म लिया है। मातृभूमि ने ही हमारा पालन पोषण किया है। हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वह तेरे ही कारण हुआ है। अगर हमें तेरा संरक्षण नहीं मिला तो हे मातृभूमि, हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आगे गुप्त जी कहते हैं कि मातृभूमि तू ही हमारी जननी है, यानी माता है, क्योंकि तेरे ही कारण जीवन की आधार वस्तुएं जैसे कि अन्न, जल आदि ये हमें प्राप्त हुए हैं। अगर तू कृषि के माध्यम से हमें अन्न उपलब्ध नहीं करवाती तो हम भूखे ही मर जाते, अर्थात पेट की अग्नि हमारे अस्तित्व को शांत कर देती, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। गुप्त जी मातृभूमि के द्वारा दिए गए अवदानों के संदर्भ में कहते हैं कि हे मातृभूमि, तूने हमें जीवन का हर सुख हंसते हंसते प्रदान किया है। तेरा यह उपकार हम कभी चुका नहीं पाएंगे। वैसे भी कहते हैं कि मातृ ऋण को कोई नहीं चुका सकता। हमारी यह नश्वर देह भी तुझसे बनी है, जो एक दिन तुझ में ही मिल जाएगी। गुप्त जी कहते हैं कि मातृभूमि, जो मित्र सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, जो प्रेमी अटूट प्रेम की तलाश कर रहे हैं, जिन अपनों को देखकर हृदय प्रसन्न होता जाए, जिनसे हमारा नाता भी नहीं टूट सकता, उन सभी में तेरा ही तत्व दिखाई देता है। तेरे बिना दुनिया में कोई भी रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं है। सभी में तेरा दर्शन मिलता है। तेरा पवित्र जल अमृत के समान, मंद गति से चलने वाली ठंडी ठंडी हवा थकान को दूर कर देती है। इस पर सभी ऋतुएं सुंदरता बिखेर देती हैं। हरियाली पूरी धरा पर ऐसे फैल जाती है जैसे मखमल हो। रात में दूधिया चांदनी का प्रकाश अंधकार का हरण करके वातावरण को मनोहारी बना देता है। कवि मातृभूमि के माध्यम से मिलने वाले प्राकृतिक उपहारों के संदर्भ में कहता है कि मातृभूमि तुझ पर ही सुंदर
सुगंधित पुष्प खिलते हैं, तुझसे ही मीठे मीठे फल प्राप्त होते हैं, तुझसे ही अनेक प्राकृतिक औषधियाँ प्राप्त होती हैं, तुझसे ही अनेक खाने व धातुओं की वस्ती चीज़ें प्राप्त होती हैं। जितने भी आवश्यक पदार्थ इस संसार में हमें प्राप्त होते हैं वह मातृभूमि भारत माता की ही देन है। कवि आगे कहते हैं कि सुंदर स्वच्छ वायु भी तुझे चंदन लगा रही है, अर्थात प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। तू क्षमा करने वाली, दयालु, अमृतमयी, ममतामयी व करुणा की प्रतिमूर्ति, सुख देने वाली और सभी दुखों का नाश करने वाली, संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करने वाली देवी है। हम सभी तेरी संतान हैं, तू ही हमारी माँ है और हम तेरे प्राण हैं। गुप्त जी आगे कविता में कहते हैं अंतिम छंद में कि तेरे हम पर इतने उपकार हैं, जैसे ही हमें इन उपकारों का स्मरण होता है हमारा मन अपने आप ही तेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाता है। हे माँ, तू पूजनीय है। हमारा मन बस यही करता है कि हम तेरी कीर्ति की गाथाएं ऐसे ही गाते रहें और तेरे चरणों में अपना शीश झुकाते रहें, चढ़ाते रहें, यही कामना है। यह गुप्त जी ने अपनी कविता में वर्णित किया है। महत्वपूर्ण व्याख्या में मैं केवल एक ही छंद ले रहा हूँ, क्योंकि पूरी कविता इस प्रकार पढ़ने से, उसका अर्थ बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अंत में हमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहला ही छंद है, इसकी व्याख्या देखिए, उसके बाद हम प्रश्नों पर चलेंगे। गुप्त जी ने लिखा है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य सी सगुण मूर्ति सर्वेश की। नीलांबर यानी नीला आकाश, परिधान यानी वस्त्र है, हरित जो मातृभूमि है, जो धरती है, वो हरी कलर में है और उस पर नीला परिधान ऊपर से ओढ़े हुए हैं। कभी ऐसी कल्पना करते हैं कि जो मातृभूमि है उस पर आसमान के सूर्य और चांद ये दोनों मुकुट है, और जो रत्नाकर है, रत्नाकर यानी होता है समुद्र, और मेखला का अर्थ होता है करधनी। जो वस्त्र होता है, जो भारतीय स्त्रियां अपना एक आभूषण होता है जो कमर में लगाती हैं, उसे मेखला कहते हैं, करधनी भी बोलते हैं, और रत्नाकर समुद्र है। तो कहने का तात्पर्य गुप्त जी कहना चाहते हैं कि जो मेखला है वो समुद्र है, नदियां प्रेम का प्रवाह है, और जो तारे हैं वो फूल हैं, बंदी जन खग वृंद, बंदी जन से आशय है जो वंदना करते हैं, जो तारीफ करते हैं, जो चारण होते हैं। तो भारत के संपूर्ण खग पक्षियों का समूह ये सभी तेरी वंदना गाते हैं, और शेषनाग अपने फन पर, उनका जो फन है वो सिंहासन के जैसा है, और करते अभिषेक पयोद है, पयोद यानी होता है बादल, प यानी पानी, दा यानी देने वाला। अभी आगे की सीरीज में हम संधि और उसके बाद पर्यायवाची शब्द हैं वो उसमें आप पढ़ेंगे। अभिषेक यानी होता है जल चढ़ाना। तो भारत माता पर, मातृभूमि पर जो पयोद हैं, जो बादल हैं, वो बादल हैं, जलधर हैं, वो बारिश करते हैं, अर्थात इस प्रकार ऐसा लग रहा है बारिश करने से कि वो मातृभूमि का अभिषेक कर रहे हैं, और ऐसी मातृभूमि पर बलिहारी जाओ माँ। गुप्त जी कहते हैं कि ये जो निर्जीव नहीं है, भारत माता क्या है, इस प्रकार ये दर्शाना चाहते हैं गुप्त जी कि ये भारत माता या हमारी मातृभूमि है, ये निर्जीव जमीन या धरती नहीं है, ये एक प्रकार की सजीव और साकार मूर्ति है, और हम इसकी वंदना करते हैं।
अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर। आपके एग्जाम में इस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अभी तक जैसा कि पता है हिंदी में 50 प्रश्न आएंगे और 50 प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से अंग्रेजी भाषा के आएंगे। एक ही सिटिंग में इन दोनों का पेपर होने की संभावना है। किन्हीं विश्वविद्यालयों ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था? पहली स्लाइड में हमने देखा था। ये आपके ऑप्शंस हैं 1885, 1886, 1887, 1888। गैस कीजिए, सही उत्तर है 1886। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? याद कीजिए, सबसे शुरू में बताया था मैंने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने। सही उत्तर आप जानते हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने, महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्य रचना के लिए किस भाषा को चुना? किस भाषा को चुना है? बुंदेली को चुना, ब्रज को चुना, अवधी को चुना या खड़ी बोली को चुना? तो गुप्त जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में चुना था। गुप्त जी पूर्व में यानी प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविताएं रचते थे। उसके बाद जैसे ही वो, क्योंकि देखिए मैथिली शरण गुप्त जी झांसी के थे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी झांसी रेल मंडल में रेलवे में नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी छोड़ी, मैथिली शरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए और उसके बाद गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु बना लिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहे अनुसार वे ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली हिंदी में अपनी रचनाएं लिखने लगे, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त जी को इनमें से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या ज्ञानपीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। गुप्त जी को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। अगले प्रश्न देखते हैं। मातृभूमि की करधनी कवि ने किसे कहा है? अभी मैंने आपको उसमें समझाया था। ये आपके ऑप्शंस हैं, समुद्र, आकाश, पाताल या नदी। क्या ऑप्शन था? रत्नाकर। रत्नाकर को कैसे कहते हैं? समुद्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो पहला वाला है वो सही होगा, समुद्र। पर्यायवाची में आप पढ़ेंगे समुद्र को पयोधी भी कहते हैं। पयोध यानी बादल, अभी बताया था पहले, इसके पहले मैंने। पयोधी यानी होता है समुद्र, पय यानी होता है पानी। अगला प्रश्न चलते हैं। मातृभूमि का मुकुट क्या है? आपके विकल्प हैं शेषफन, नदियां, खगवृंद, सूर्य और चंद्र। सोचिए, पहले ही स्टेंजा है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव होंगे। बिल्कुल सही, आपने पहला वीडियो प्रारंभ में अच्छे से देखा, बिना स्किप किए हुए देखा है। सूर्य और चंद्र मातृभूमि के मुकुट हैं। अगले प्रश्न, मातृभूमि से कवि का बचपन कैसे जुड़ा है? किस प्रकार जुड़ा है? धूल में लोट लोट कर, धरती पर घुटनों के बल रेंग कर, धीरे धीरे पैरों पर खड़ा रहना सीखकर या सभी से? तो ये सभी से। इस प्रकार गुप्त जी कहते हैं अपनी कविता में कि उनका बचपन इस प्रकार, उनके बचपन से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं का नहीं, हम सभी का, हम सभी भारतवासियों का। हम इसी की धूल के लिए उन्होंने रज शब्द का प्रयोग किया है। रज यानी होता है धूल। गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं? कृतज्ञ यानी वफादारी। तो किसके प्रति? नदी के प्रति, मातृभूमि के प्रति, सागर के प्रति, आकाश के प्रति। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। मुझे पता है कि आपने मन में सोच लिया है, तो विकल्प आने वाला है और आपका विकल्प बिल्कुल सही है। मातृभूमि के प्रति गुप्त जी ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है? क्या समर्पित करने की बात कर रहे हैं? धन संपदा, रक्त, अपना शीश या सभी? आप सभी पर सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, अपना शीश
समर्पित करने की बात कह रहे हैं गुप्त जी इस कविता में। देखिए प्रश्न आएंगे तो कविता से संबंधित प्रश्न है तो आप उसका जनरल आंसर नहीं दे सकते, स्पेसिफिक आंसर होगा जो कविता में कवि ने या जो रचना में रचनाकार ने लिखा है उस पर अगर प्रश्न बनते हैं तो उसी के आधार पर बनेंगे। जब आपसे आशय पूछा जाता है तब आशय में कुछ भी वो हो सकता है जो उसका आशय है। तो अगला देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, जठरानल। जठरानल से क्या तात्पर्य है? जंगल की आग, पेट की आग, समुद्र की आग, जहर की आग। बिल्कुल सही उत्तर है पेट की आग। देखिए दावानल को बोलते हैं जंगल की आग, बड़वानल को बोलते हैं समुद्र की आग, है ना। तो जठरानल हुआ पेट की आग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लगाकर पाखंडी भी बड़ा महापुरुष बन जाता है? गुप्त जी की कविता में है। धरती की धूल लगाकर, इत्र को लगाकर, चंदन का लेप लगाकर या सभी लगाकर? तो सही आंसर इसका क्या है? धरती की धूल, धरती की रज को लगाकर पाखंडी भी महापुरुष बन जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी सामने है। मातृभूमि से विभेद रखने वाले को कवि ने किस विशेषण से अलंकृत किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके विकल्प ध्यान से देखिए। जो मातृभूमि से द्वेष रखते हैं, विभेद रखते हैं, वो देश प्रेमी हैं, देश विनाशक हैं, लोचन रहित अंध हैं या लोचन युक्त अंध हैं? बिल्कुल बारीक अंतर है दोनों चारों ऑप्शंस में। तो लोचन का अर्थ होता है, देखिए सही उत्तर है लोचन युक्त अंध। लोचन का अर्थ होता है आंख, युक्त यानी जिसकी आंखें हैं उससे सहित। तो आंख जिसके पास है ऐसे अंधे का विशेषण का प्रयोग गुप्त जी ने विभेद रखने वाले के प्रति किया है। ये लोचन रहित यानी लोचन के तो बिना तो फिर हो ही जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है? लोचन युक्त अंध कहा है। धन्यवाद। ये सामग्री विकिपीडिया और चित्रपिक्सावे से लिए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। एक एक करके मैं फाउंडेशन कोर्स के सारे जो पाठ्यक्रम हैं उस पे आधार पर इंटरेस्टिंग वीडियो और उसी के आधार पर जो प्रश्न आने वाले हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो थैंक यू फॉर